कि आखिर क्या था। देखिए, जब चंपारण में आंदोलन हुआ तो ये नहीं है कि सिर्फ तीन कठिया प्रणाली को लेकर हुआ, बल्कि तीन कठिया प्रणाली के अतिरिक्त भी बहुत सारी परेशानियां लोगों को थी। जैसे बताया जाता है कि लगभग चंपारण के लोगों को 15 से 16 टाइप के कर चुकाना पड़ता था। मतलब 15-16 टाइप का कर अंग्रेज लोग लेते थे चंपारण के लोगों से। ठीक है, ऐसे देखो जाए तो अंग्रेजों का तो ये वर्चस्व पूरे बिहार और भारत के पूरे जगहों पर था, लेकिन चंपारण उसमें से खास था। चलिए अब यहाँ से शुरू करते हैं कि चंपारण में पहले कौन कौन से टैक्स अंग्रेज लेते थे, जिसके कारण जो है कि यहाँ के लोग, यहाँ के किसान परेशान थे। देखिए, ऐसे बताया जाता है कि चंपारण में जो टैक्स है वो लगभग 15 या 16 प्रकार के लिया जाता था, जिसमें पहल का यह है आपका 3 कठिया। ठीक है, अब देखिए 3 कठिया प्रणाली का मतलब था कि आपके पास जितना जमीन है उसका 3 मतलब कि 1/3 भाग जो क्या करना है, उस पर नील की खेती करना है। एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे आपको 1 बीघा जमीन है, 1 बीघा मतलब हमारे बिहार और नेपाल साइड में 20 कट्ठा होता है, तो उस 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जमीन पर जो है आपको नील की खेती करना है। मतलब कि 1/3 भाग पर आपको नील की खेती करनी है। यही था 3 कठिया प्रणाली। मतलब साधारण सी भाषा में पहल की परेशानी किसानों को ये थी कि उनके पास अगर 20 कट्ठा जमीन है तो उसमें से 3 कट्ठा जमीन पे क्या करना है, नील की खेती करना है। और नील की खेती से ये दिक्कत होता था, किसान इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि एक बार जिस जमीन पे खेती हो गया नील का, वो जमीन कई सालों तक बंजर हो जाती थी, उस पर कोई दूसरा फसल हो भी नहीं पाता था। तो ये परेशानी था। दूसरा बताते हैं आपको। ठीक है, दूसरा आता है पैन खर्च। देखिए 15-16 टाइप के आपको टैक्स यहाँ पे, ये सब टैक्स ही है। जैसे पैन खर्च जो है यह एक टैक्स है। देखिए हमारी एनर्जी में थोड़ा कमी हो सकती है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी है, लेकिन आप बने रहिए, पूरा समझ में आएगा। जो पैन खर्च था, अब पैन खर्च का ये मतलब होता है कि उस जमाने में क्या होता था कि नहरों द्वारा सिंचाई होती थी, समझे ना। जैसे आज के टाइम पे तो आज मशीन आ गया है, पंपी सेट वगैरह आ गया है, आज तो मोटर आ गया है इलेक्ट्रिक वाला। ठीक है, लेकिन उस जमाने में नहर से खेती होता था। तो अंग्रेजों का कहना था कि अगर आप नहर से सिंचाई करेंगे तो 3 रुपया पर सालाना आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, कितना भाई, 3 रुपया। किस लिए, पैन खर्च का। और पैन खर्च मतलब समझ गए कि आप नहर से सिंचाई करेंगे तो आपको पैन खर्च देना पड़ेगा। कितना देना है, 3 रुपया। मतलब यहाँ अंग्रेजों का दबदबा समझिए कि क्या लगता है कि नहर का वो लोग इंग्लैंड से लेकर आए हैं, पानी इंग्लैंड से लेकर आए हैं, नहीं, सब यहाँ का ही है, लेकिन सब पर उनका टैक्स है। ठीक है, उसके बाद में आता है सलामी खर्च। देखिए सलामी खर्च नाम से ही पता चल रहा है कि अंग्रेज अगर आपके गांव में, आपके घर पे आते हैं तो एक तो आप उनको सलाम करना पड़ेगा, पता ना सलाम कैसे किया जाता है, एक तो उनको सलाम करना पड़ेगा और उस बदले में आपको पैसा भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो यही होता था सलामी खर्च। 3 कठिया समझ गए, उसके बाद में पैन खर्च समझ गए, सलामी खर्च समझ गए। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है रसीदावन। रसीदावन, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास जमीन है, ठीक है, तो जमीन है तो पता होगा कि उसका रसीद भी कटाया जाता है। ठीक है, और जब रसीद कटाया जाता है तो उसमें कुछ टैक्स लगता है। आज भी हम लोग सरकार को टैक्स देते हैं, लेकिन उस जमाने में भी इस पे क्या लगाया जाता था, कुछ खर्च लगाया जाता था। इस रसीदावन कर का 1 आना बीघा पर बीघा, मतलब कि अगर आपके पास 1 बीघा जमीन है तो उसमें 1 आना सरकार को देना पड़ेगा, अंग्रेजों को देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे 1 आना का मतलब समझिए, जैसे आप लोग 8 आना सुने होंगे, देखे भी होंगे हो सकता है। तो 8 आना का क्या मतलब होता है, 50 पैसा। जैसे हम लोग 8 आना 50 पैसा देखे हैं, चलाए भी हैं। तो 8 आना का मतलब होता है कि 50 पैसा, तो उसी में से क्या करना है बाबू, 1 आना जो है सरकार को देना है। उसके बाद में आता है आपका पैठ माफी।
अब आता है ये पैट माफी क्या है। इसका मतलब है, देखिए अगर कोई किसान है तो वो तो हल जोतबे करेगा ना। तो अंग्रेजों का कहना था कि अगर आप हल जोतिएगा तो आपको पर हल 1 रुपया सालाना देना पड़ेगा। ठीक है, वो पैठ माफी था, मतलब जितना हल चलाइएगा एक हल के पीछे कितना रुपया, 1 रुपया पर साल आपको देना पड़ेगा। तो ये पैठ माफी आप समझ गए। उसके बाद में आता था बपही पुतही। बपही पुतही कर। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि बपही पुतही मतलब कि अगर बाप की संपत्ति है और वो बेटा के नाम पे ट्रांसफ़र करना है, जैसे आज भी होता है हमारे देश में। ठीक है, अगर बाप की संपत्ति और बेटा के नाम पे ट्रांसफ़र करना है तो अंग्रेज़ों का ये कहना था कि उस ज़मीन का लगभग 30% अंग्रेज़ों को दे दीजिए। ठीक है, मतलब जितना नाम पे करना है अपने बेटा को बाप के मरने के बाद या ऐसे भी, तो उसका ज़मीन किसको देना है, अंग्रेज़ों को लगभग 25 या 30% हिस्सा देना पड़ता था। अगर आप उतना ज़मीन नहीं दे पाते हैं तो उसके बदले आपको बहुत सारा, मतलब उसके बेवज में आपको पैसा देना पड़ेगा। तो मतलब आप समझ गए, बपही पुतही टैक्स यही था कि अगर बाप की संपत्ति बेटे के नाम करना है तो इसके बदले भी आपको अंग्रेज़ों को टैक्स देना पड़ेगा। अब आप समझ रहे हैं कि कितना सारा टैक्स से यहाँ के किसानों को गुजरना पड़ रहा है, कितनी सारी सिचुएशन खराब है। गांधी जी सिर्फ ऐसे नहीं आ गए, ठीक है, वो सारी समस्याओं के सुने तब उसके बाद है आगे उनकी पूरी चर्चा करने वाले हैं। जैसे इन सभी के बारे में उम्मीद है कि आप नहीं जानते होंगे, आप अभी जाने ना। ठीक है, इसी तरह से और भी बहुत चीज़ें हैं। अभी गांधी जी बहुत लेट से आएंगे, अभी चंपारण के किसान बहुत कष्ट सहेंगे, उसके बाद गांधी जी आने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है वही कर। अब ध्यान दीजिए, आपका ये हावही कर क्या होता है। हावही कर का ये मतलब था कि अगर किसी भी अंग्रेज अधिकारी का, ठीक है, किसी भी अंग्रेज अधिकारी का अगर तबीयत खराब हो जाता है तब उसके लिए जो इलाज करवाने का जो खर्चा आएगा वो अपना घर से नहीं लगाएगा, वो कहाँ से जाएगा, किसानों से जाएगा। मतलब किसान से ही चंदा वसूल के तब अंग्रेज लोग अपना क्या करते थे, इलाज करवाते थे। समझ गए। उसके बाद में आता है हाथीवाही कर। हाथीवाही कर मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि अंग्रेज लोग, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि हाथीवाही मतलब अंग्रेज को अगर हाथी खरीदना होता है, ठीक है। देखिए अब पहले के ज़माने में तो ये नहीं ना था कि वहाँ मर्सिडीज या बैलेनो आता था, बल्कि उस समय क्या होता था, ज़्यादातर जो सबसे धनिक लोग होते थे वो हाथी खरीदते थे, उससे थोड़ा कम लोग होते थे तो वो घोड़ा खरीदते थे। ठीक है, जैसे पुराना, देखिए आजकल जितना सब कुछ हो रहा है वो पुराने का ही कॉपी पेस्ट चल रहा है। ठीक है, जैसे आज जो सबसे धनिक है वो क्या कर रहा है, मर्सिडीज खरीदेगा, उससे जो कम है क्या स्कॉर्पियो बोलेरो खरीदेगा, जो उससे साफा गरीब है वो मोटरसाइकिल खरीदेगा, इसमें भी थोड़ा अपर मिडल है वो बुलेट खरीदेगा, कोई अपाची खरीदेगा। उसी प्रकार जो पहले ज़्यादा धनिक होते थे तो हाथी खरीदेंगे, वह से ज़्यादा तो 20 गो हाथी 500 हाथी खरीद लेंगे। उससे कम लेवल के हैं तो चलो जी वो घोड़ा खरीदेंगे। तो ये हाथीवाही कर था। तो हाथीवाही कर का आप मतलब समझ गए कि अगर अंग्रेज कोई अगर हाथी खरीद रहा है तो उस पे जो पैसा लगेगा उसका क्या करेगा जी, वो भारतीयों से ही लिया जाएगा। उसके बाद में आता है मड़वन कर। मड़वन कर, मड़वन कर का मतलब है कि यदि किसी का भी लड़की का शादी हो रहा है, ठीक है, ये खासकर चंपारण का जब चल रहा है तो चंपारण क्षेत्र में किसी भी लड़की का अगर शादी होगा तब उसका बाप अगर अंग्रेज को 5 रुपया नहीं देगा तब तक वो अंग्रेज उसका शादी होने नहीं देगा। मतलब अगर आपको शादी करना है तो कितना रुपया देना पड़ेगा, 5 रुपया देना पड़ेगा, शादी कर रहे हैं तो। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा यार 5 रुपया तो काफ़ी छोटा है, 5 रुपया काहे नहीं दे देगा। लेकिन जरा आप समझिए
कि ये वो ज़माना था जब आप सुन रहे होंगे कि आपके दादा परदादा दही चिवड़ा और सतुआ पर किसी को अपना खेत लिख दे रहे थे। उस ज़माने में 5 रुपया लिया जाता था, मतलब काफ़ी ज़्यादा अमाउंट था उस ज़माने के लिए। आज के लिए 5 रुपया कुछ नहीं है, लेकिन उस ज़माने के लिए लाखों रुपए के बराबर था 5 रुपये। तो समझ गए। बाद आता है यहाँ बांध बहेरी कर। ठीक है, बांध बहेरी कर। अब बांध बहेरी कर का मतलब था कि यहाँ आपको जितना आपके पास खेत होगा उसके अनुसार मतलब आपको पैसा देना पड़ेगा। जैसे ये खेत की बीघा और काठा पे नहीं, मतलब आपका 1 गो खेत हो गया, 2 गो खेत, 5 गो खेत, तो उस खेत के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पैसा पे करना होता था। और वो अंग्रेजों का शेड्यूल था कि एक खेत के प्रति 1 रुपया 10 पैसा ऐसे ऐसे कुछ करके था। मतलब बांध बहेरी में यही मतलब है कि आपके पास जितना खेत है उतना ज़्यादा आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद में आता है कोल्हुआवन। कोल्हुआवन कर सब में लगा लीजिएगा, यहाँ सब में कर है। कोल्हुआवन कर। अब कोल्हुआवन कर का क्या मतलब होता था बाबू? तो कोल्हुआवन कर का मतलब होता था कि अगर आप तेल बेच रहे हैं, समझिए बात को, ठीक है, अगर आप तेल बेच रहे हैं तो आपको 1 रुपया पर ईयर आपको चुकाना पड़ेगा। मतलब कोल्हुआवन का मतलब यही था कि 1 रुपया देना पड़ेगा अगर आप तेल बेच रहे हैं तो। समझिए, तेल बेचिएगा तो कई रुपया? 1 रुपया। तेल आपका है, मतलब मानते हैं अगर आप किसी भी का तेल बेच रहे, जैसे सरसों तेल है, खेत आपका, खेती आप किए, सरसों आप उपजाएं, तेल आप पेरवाएं और उसको आप बेचिएगा तो फ्री में 1 रुपया कौन ले जाएगा? ये अंग्रेज ले जाएगा। इतना सारी घटिया मानसिकता थी ये लोगों की। तो समझ गए। उसके बाद में आता है आपका बेचाई कर। ठीक है, बेचाई कर का मतलब था कि अगर आपके पास दुकान है, ठीक है, चाहे आप दुकान नहीं, आप गेहूं का ही खरीद बिक्री कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का खरीद बिक्री कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा। और उसका भी था 1 रुपया। मतलब आपके पास मानते हैं कि दुकान है, चाहे आप खरीद बिक्री कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको 1 रुपया देना पड़ेगा। और उस किस रूप में देना पड़ेगा? बार बार ये वायर इधर उधर हो जा रहा है, 1 मिनट जरा रुकिएगा। चलिए, तो बेचाई कर का मतलब आप समझ गए। उसके बाद में आता है सगोड़ा कर। सगोड़ा कर खर्च बुझा जा रहा है, सगोड़ा कर। ये समझिए कि सबसे घटिया टैक्स था अंग्रेजों का। समझ रहे हैं ना? सगोड़ा कर का मतलब होता था कि अगर कोई भी एक ऐसा बाप है जो अपने बेटी का विवाह कर दिया है और उसकी बेटी विधवा हो जाती है, तो उस विधवा की अगर शादी करना है तब अंग्रेज कहता था कि 5 रुपया लेंगे तबे शादी करने देंगे। ठीक है, मतलब विधवा की शादी पर इतना घटिया थे लोग। ठीक है, विधवा की शादी पर कई रुपया? 5 रुपया। देखिए, ये हर एक बुक में इसका थोड़ा टैक्स लेवल कुछ इधर उधर हो सकता है, किसी के 1 रुपया 1.5 रुपया ऐसे, मतलब कि सबका एवरेज यही है। तो ये विधवा की शादी का समझ गए। विधवा की शादी अगर आप कीजिएगा तो आपको 5 रुपया देना पड़ेगा। किसको? अंग्रेजों को। तब आपको वो शादी होने देंगे, नहीं तो शादी वो होने नहीं देंगे। तो आप देखिए कि कितने टैक्स हो गए यहाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 शादी, 13 प्रकार का टैक्स हुआ। अभी लगभग 1 2 और टैक्स है, आपको हम बताते हैं। इधर से थोड़ा हम मिटाते हैं, ठीक है, किधर? चलो जी, पूरा मिटाते हैं इधर का। बाद में आता है आपका चूल्हियावन खर्च। नाम से क्या पता चल रहा है? चूल्हियावन कर। आप गांव देहात में गाड़ी सुनते होंगे, चूल्हिया जोरावना, सुनते हैं ना? तो चूल्हियावन कर का मतलब होता था कि आप जय गो चूल्हा जराएंगे। समझिए बात को,
आप जय को चूल्हा जलाएंगे उतना आपको रुपया पे करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब एक घर में अगर एगो चूल्हा जल रहा है तो 1 साल में 1 रुपया देना पड़ेगा। चूल्हियावन कर कितना रुपया था? 1 रुपया था। तो समझ गए, चूल्हियावन का मतलब कि चूल्हा। ठीक है, उस समय गैस नहीं, चूल्हा से ही खाया होता था ना। तो चूल्हियावन खर्च का मतलब यही है कि अगर जय गो चूल्हा जल रहा है उतना टैक्स, उतना रुपया आपको देना पड़ेगा। तो ये 1 साल का था, ये महीना नहीं था, 1 साल का था। मतलब 1 साल में आपको 1 रुपया देना है। उसके बाद में लास्ट आता है बाट छुपी कर। बाट छुपी मतलब कि अगर आपके पास कोई वजन मापने वाला है, ठीक है, जैसे किलो आधा किलो होता है ना, सुने होंगे। तो अगर आपके पास कोई बाट है, मानते हैं कि आप दुकानदार है, देखिए इनडायरेक्टली दुकानदार का इधर भी बात हुआ है, तो आप ये मत समझिएगा कि 2 गो का एक ही में बता रहा है, ऐसा नहीं है। बल्कि बाट छुपी का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई वजन मापने की इकाई है तो इसके लिए भी आपको 1 रुपया पर सालाना देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आप अगर जोखते वोखते हैं तो इसके लिए आपको 1 रुपया पे करना पड़ेगा। उसके बाद में आप इस सब को जोखने का काम करेंगे। देखिए, अब इतना सब कुछ आप जान गए कि इतना प्रकार का टैक्स चंपारण के लोग अंग्रेजों को देते थे और इससे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। ठीक है, और वो परेशान हो गए थे। उसके बाद वो लोग राजकुमार शुक्ला जी को बुलाते हैं। अब हम लोग आते हैं नील की खेती के ऊपर कि आखिर नील की खेती कैसे होती थी, क्या दिक्कत था, अंग्रेजों के द्वारा क्या क्या शासन किया जाता था नील की खेती के दौरान, गांधी जी कब आए कब गए, और भी बहुत कुछ बातें। चलिए इसको हम साइड करते हैं तब तक। अब देखिए, जो नील की खेती होती थी वो 2 तरीके से होती थी। ठीक है, जो नील की खेती होती थी वो 2 तरीके से होती थी। पहल का इसमें था आपका जिरात, ठीक है, दूसरी का था असामी बार। ठीक है, आप डायरेक्ट जानते होंगे कि नील की खेती होती थी। ठीक है, लेकिन नील की खेती किसके अंतर्गत होती थी? तो आसामी बार एक खेती का प्रकार था, उसके अंतर्गत होती थी। अब इस दोनों का मतलब क्या होता है आप देखिए। जिरात का ये मतलब होता था कि अंग्रेजों का अपना जमीन होता था। अब आप कहिएगा कि अंग्रेज का इंग्लैंड से जमीन माथा पर और हेलीकॉप्टर पर लाद के लाया था, तो ना बबुआ, बिल्कुल ना लाया था। जो अंग्रेज के पास यहाँ जमीन कैसे आया? जमीन लेने के उसके पास बहुत सारे तरीके थे। जैसे इतना टैक्स लेता था, अगर कोई व्यक्ति टैक्स नहीं देता था तो वो जमीन हड़प लेता था। ठीक है, इसके अतिरिक्त जमीनों की नीलामी होती थी, उसको ले लिया। इसके बाद में कोई ऐसे तरीके से लेता था कि किसी के पास अगर उसका अपना संतान नहीं है तो उसका जमीन उसके किसी रिश्तेदार का नहीं बल्कि वो जमीन अंग्रेजों का हो जाएगा। और ऐसे करते करते अंग्रेजों के पास काफ़ी ज़मीन था। तो इस जिरात के अंतर्गत अंग्रेज अपनी ज़मीन पर अपना हल बैल द्वारा, ठीक है, और किसी किसान को खेती करवाते थे तो ओकरा के कहते थे कि जिरात। समझ गए, मतलब कि अपना जमीन यहाँ अंग्रेजों का, कोड में समझिए, पूरा लिखने का तो जगह नहीं ना है। यहाँ अंग्रेजों का अगर अपना जमीन होता था, ठीक है, तो ओकरा के जिरात कहते थे। मतलब कि देखो, अंग्रेज का अपना ज़मीन है, उस पर किसान को बोला कि हाँ तुमको इतना रुपया दिया जाएगा, तुम इस पे खेती करो नील की, और वो करता है तो उसके बदले उसको कुछ रुपया दिया जाता था। तो ये हो गया जिरात। समझ गए। लेकिन यही होता था आसामी बार। आसामी बार का मतलब होता है कि इसमें जो ज़मीन रहेगा किसान का रहेगा, हल वल रहेगा किसान का रहेगा, जो मेहनत रहेगा वो किसान का रहेगा। और कहा जाएगा कि आप सब कुछ करके हमारे मार्केट में डायरेक्ट सप्लाई कीजिए, उसके बदले कुछ पैसा आपको दिया जाएगा। और जितना वो लोग कहता था उतना पैसा देता भी नहीं था। तो आसामी बार के अंतर्गत ही होता था क्या बाबू? 3 कठिया खेती। तो ये क्वेश्चन अगर पूछेगा कि 3 कठिया प्रणाली जो खेती थी वो किस प्रकार की खेती के अंतर्गत आती थी, तो वो आसामी बार के अंतर्गत आती थी। ठीक है, 3 कठिया प्रणाली आसामी बार के अंतर्गत आती थी।
अब देखिए यहाँ से हुआ 3 कठिया प्रणाली। अब 3 कठिए का मतलब हम पहले ही समझा दिए हैं कि 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा जमीन पे नील की खेती करना है। ये सारी बातें हो रही थी, चंपारण की जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। उसके बाद में यहाँ के लोग जो थे, उसके बाद में राजकुमार शुक्ल जो हैं कि महात्मा गांधी से आग्रह करते हैं और उन्हें चंपारण बुलाया जाता है। लेकिन ये अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो गांधी जी को चंपारण बुलाने की लोगों को आवश्यकता नहीं पड़ती अगर लोगों में उतना दिमाग रहता, लोगों में उतनी क्षमता रहता तो। ठीक है, इसके पीछे कारण है कि 1911 में एगो जनगणना हुआ था। ठीक है, जनगणना की शुरुआत कब से हुई आपको पता होगा, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, 1911 में जनगणना हुआ था। ठीक है, 1911 में जो जनगणना हुआ था, उस जनगणना में केवल चंपारण की जो जनसंख्या थी वो 19 लाख थी। समझे, चंपारण की जनसंख्या कितनी थी 1911 में? 19 लाख थी। अब जरा सोचिए कि 19 लाख की जनता अगर एक एक पत्थर ही उठाकर फेंकती अंग्रेजों के ऊपर तो अंग्रेजों का पता नहीं चलता कि वो कहाँ गए। लेकिन किसी भी व्यक्ति में उस टाइप का हिम्मत नहीं था कि वो अंग्रेजों को कुछ कह सके, और लोग अपने में ही लड़ाई करते रहते थे, अंग्रेजों के अंतर्गत रहने लगते थे। समझे, तो ये सारा था वहाँ का डेटा कि 1911 में जो जनगणना हुआ तो वहाँ 19 लाख आबादी थी। और ये बात हम नहीं बल्कि राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद कहते थे कि चंपारण की जनता में कायरता थी। अगर चंपारण की जनता चाहती तो एक एक पत्थर, हम जो पहले बोले हैं ना कि चंपारण की जनता अगर चाहती तो एक एक पत्थर भी अंग्रेजों पर फेंकती तो क्या हो जाता, अंग्रेज यहाँ से भाग जाते, किसी भी आंदोलन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन वहाँ के लोगों ने ऐसा नहीं किया। उसके बाद में ये सब होता है, उसके बाद में क्या करना पड़ता है, गांधी जी को चंपारण में बुलाना पड़ता है। चंपारण के एक व्यक्ति रहते हैं राजकुमार शुक्ल, जो कि आप जानते होंगे। राजकुमार शुक्ल जो है कि गांधी जी को एक लेटर लिखते थे। उस ज़माने में तो फ़ोन था नहीं कि कॉल करेंगे, गांधी जी यहाँ सुनिए ना, बस पकड़ के चलना है, ये बिहान आंदोलन करना है। ऐसा नहीं है, आज के ज़माने में शायद रहता तो वैसे होता कि हाँ गांधी जी सुनिए यहाँ बहुत दिक्कत है, आइए तब यहाँ देखते हैं, हम लोग करते हैं आंदोलन। उस समय गांधी जी थे कि नया नया वकालत सीख कर आए थे। ठीक है, तो ये राजकुमार शुक्ल लेटर लिखते हैं और अपनी सारी समस्या, गांव देहात, इस चंपारण की सारी समस्या को गांधी जी को बताते हैं। और गांधी जी इस पर विचार विमर्श करते हैं और निर्णय ले लेते हैं कि ठीक है हम चंपारण में आएंगे। और चंपारण में गांधी जी आते भी हैं। अब आपको हम ये सब मिटाकर समझाते हैं कि चंपारण में गांधी जी आए, कब आए, क्या क्या किए। देखिए वो दिन रहता है 10 अप्रैल 1917। 10 अप्रैल 1917 का दिन रहता है। गांधी जी अपना गुजरात से पकड़ते हैं और ट्रेन, और 10 अप्रैल को पटना स्टेशन पे पहुंचते हैं। ठीक है, इधर आते हैं। 10 अप्रैल को पटना स्टेशन पे पहुंचते हैं। तब तक वहां उनका इंतजार कर रहे थे कौन? राजकुमार शुक्ल। ठीक है, 10 अप्रैल को जब गांधी जी पटना स्टेशन पे पहुंचते हैं, उनका इंतजार कर रहे थे राजकुमार शुक्ल, और राजकुमार शुक्ल के साथ गांधी जी वहां से स्टेशन से चलते हैं। जब स्टेशन से आगे बढ़ते हैं तो गांधी जी राजकुमार से कहते हैं कि राजकुमार, यहाँ पटना में ही एक मेरे मित्र हैं, चलो उनसे थोड़ी हम मुलाकात कर लेते हैं। और उन मित्र का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समझ में आया? तो पटना स्टेशन से गुजरने के बाद राजकुमार शुक्ल के साथ जो गांधी जी आते हैं राजेंद्र प्रसाद से मिलने। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं, थोड़ा जगह की कमी है। अरे लिखो ना यार, क्या दिक्कत है पूरा। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद से मिलने आते हैं
लेकिन राजेंद्र प्रसाद से उनकी मुलाकात होती नहीं है। और देखिए जो राजेंद्र प्रसाद का आवास पड़ता है वो पटना में ही है और उनके आवास का नाम है बंदर बगीचा। पटना में ही एक जगह है, आइएगा कभी, उसका नाम क्या है बाबू, बंदर बगीचा। ठीक है, बंदर बगीचा में जब ये लोग गांधी जी और राजकुमार शुक्ल जाते हैं तो ये पता चलता है कि राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे है नहीं, वो कहाँ गए हैं, पुरी गए हैं दर्शन करने के लिए। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद पुरी गए हैं किसके लिए, दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे पटना में राजेंद्र प्रसाद से गांधी जी की मुलाकात नहीं हो पाती है। तो गांधी जी कहते हैं कि चलो इनसे तो मुलाकात नहीं हो पाई, बड़ी दुख की बात है, फिर मुलाकात होगी कभी, और हुई भी बाद में। लेकिन पटना में गांधी जी के एक और दोस्त रहते थे। गांधी जी कहते हैं कि चलो अब उनको देखते हैं कि वो घर पे हैं कि वो हो के नहीं निकल गए हैं। तो जब गांधी जी यहाँ से चलते हैं और उनके दोस्त का नाम रहता है, आपको बता दें, इधर से आइए, और यहाँ और उनके दोस्त का नाम रहता है मौलाना मजहर उल हक। ठीक है, मौलाना मजहर उल हक। मौलाना मजहर उल हक का भी घर पटना में ही था। ठीक है, और पटना में मजहर उल हक से इनकी मुलाकात होती है और पटना में इनका जो आवास है उसका नाम है सिकंदर मंजिल। ठीक है, सिकंदर मंजिल। यहाँ राजकुमार शुक्ल और गांधी जी के समेत मौलाना अजहर उल हक जो है कि बात विमर्श वो लोग करते हैं, कुछ देर ठहरते हैं, उसके बाद में गांधी जी वहाँ से चलते हैं मुजफ्फरपुर के लिए। ठीक है, और मुजफ्फरपुर में इनकी भेंट होती है जेबी कृपलानी से। ठीक है, मुजफ्फरपुर में जेबी कृपलानी से गांधी जी की भेंट होती है और मुजफ्फरपुर में जब गांधी जी आते हैं तो यहाँ रुकते हैं। यहाँ के बहुत सारे लोग और ख़ासकर अंग्रेज अधिकारी जो डीएम मजिस्ट्रेट थे वो गांधी जी को समझाते हैं कि गांधी जी आप चंपारण मत जाइए, आप मुजफ्फरपुर से ही लौट जाइए। अगर आप चंपारण जाते हैं तो एक तो हम आपको जाने नहीं देंगे, आप चले जाइएगा तो हम आपको गिरफ्तार करवा लेंगे। क्योंकि कोई भी अंग्रेज अधिकारी ये नहीं चाहता था कि चंपारण में आंदोलन हो। ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वहाँ से उनको लाभ था। लेकिन गांधी जी उन सब की बातों को मानते नहीं हैं और क्या हो जाते हैं जी, चंपारण के लिए निकल जाते हैं। और तत्पश्चात 15 अप्रैल को, ठीक है, मुजफ्फरपुर से 15 अप्रैल को 1917 को गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं। तो ये क्वेश्चन आएगा, चंपारण के कहाँ, मोतिहारी में। तो ये क्वेश्चन आएगा कि गांधी जी चंपारण कब पहुंचे, 15 अप्रैल 1917 को। पटना में, मतलब बिहार में कब आ गए थे, 10 अप्रैल को ही पटना में आ गए थे। लेकिन मोतिहारी चंपारण कब पहुंचते हैं, 15 अप्रैल 1917 को। पहुंचने के बाद इनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब ये पहुंचते हैं तो लोगों से बात विमर्श करना चाहते हैं, लोग इनके पास आना नहीं चाहते हैं, डरे। किसके डर से, अंग्रेजों के डर से। ठीक है, अंग्रेजों के डर से आना नहीं चाहते हैं। उसके बाद में गांधी जी ने वहाँ के डीएम को लेटर लिखा, उनसे सुरक्षा मांगा, बहुत सारी बातें हुई। कुछ लोग उसके बाद में आए भी गांधी जी के साथ, लेकिन वो अपन चप्पल सरिया के थे, पूरा जो है ना बट्टे का चप्पल चाहे जो भी हो, वो 2-4 आदमी जो है वो पूरा रेडियो में थे कि जब वो पुलिस आएगा हम तो भाग जाएंगे। लेकिन गांधी जी उन सबको समझाएं। अगर आप 12th में के हिंदी का चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया है ये सब बात कि गांधी जी जब आए तो उनको एक नीम के पेड़ के नीचे शरण दिया गया। एक व्यक्ति थे जो एक मड़ई बनाते हैं और उसी में, मतलब एक मठ वगैरह बनाते हैं और उसी में गांधी जी अपना शरण लेते हैं। उसके बाद आंदोलन को शुरू करते हैं और देखते ही देखते सभी लोग गांधी जी के सपोर्ट में आते हैं। ठीक है, गांधी जी को पहले, अब देखिए उसमें बहुत सारी और भी डिटेल है कि जो गांधी जी यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारा क्रांति लाते हैं। चंपारण का एक गांव है बड़हरवा, भीतिहरवा और मधुबन, जो शहर है 3, वहाँ इन्होंने आश्रम विद्यालय को खुलवाते हैं और वहाँ पे अच्छे अच्छे टीचर्स को बुलाते हैं शिक्षा देने के लिए। तो गांधी जी पहले वहाँ शिक्षा भी विस्तार किए, क्योंकि उनको पता था कि अगर किसी भी समाज में लोगों को जल्दी जागरूक करना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शिक्षा।
और गांधी जी इसीलिए शिक्षा पे भी ध्यान दिए वहाँ। और जो बड़हड़वा भितिहरवा मधुबन में जो विद्यालय है आज भी वो मौजूद है, भले वहाँ पे मिट्टी लगा हुआ है, कोई जाता नहीं है, सालों में एक बार वो खुलता है, लेकिन वो जगह आज भी मौजूद है। और इतना सब कुछ होने के बाद 18 अक्टूबर, ठीक है यहाँ लिखते हैं हम आपको, 18 अक्टूबर 1917 को क्या हो जाता है, ये चंपारण सत्याग्रह आंदोलन सफल हो जाता है। ठीक है, मतलब 18 अक्टूबर से हो गया कि अब चंपारण की धरती पर कोई भी अंग्रेज अपनी मनमानी नहीं करेंगे, अब नील की खेती नहीं उगवाएंगे। और ऐसे में चंपारण के लोगों का भला हो जाता है और फिर गांधी जी है कि अपने दूसरे कामों में बिजी हो जाते हैं। तो ये चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।